Hello friends and dear students, welcome to online platform of Sharda Sadan. Today we are discuss about independent assortment, crossing over and linkage. ये independent assortment, crossing over and linkage एक्चुअल में हम ये कहेंगे कि ये सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है कि ये जो एक्सपेरिमेंट जब हमने आगे करते हैं भाई, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट ये मॉर्गन ने भी दिखा रखे हैं, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट दिखा रखे हैं ड्रोसोफिला पर, डाई हाइब्रिड क्रॉस वाला ये, ठीक है। तो इनका सही मतलब हमें इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि इन तीन वर्डों का सही मतलब एक्चुअल में जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, इन तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट यदि जब तक हमें क्लियर नहीं होगा देन तब तक हम आगे की बात क्लियर नहीं कर सकते। तो पिछली क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी अगर हम बात करें तो ये मैं ओरली बोल देता हूँ क्योंकि कल हमने क्लास ले ली है कंप्लीट कि जो मेंडल है उसने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे, ठीक है। देन उसके बाद में इस पर क्रोमोसोमल थ्योरी बन गई थी सटन और बॉयरी के द्वारा, और फिर मॉर्गन ने इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया था इस चीज़ को। तो मेंडल ने जो बात कही थी वो कॉमन सी कही थी कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। अब मेंडल को क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता था क्योंकि क्रोमोसोम की डिस्कवरी उस टाइम तक हुई नहीं थी जब मेंडल रिसर्च कर रहे थे। देन सटन और बॉयरी ने जब वो काम किया था देन क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी हो गई थी। एक्चुअल में आप जानते हो कि आप क्रोमोसोम को किस टाइम पे ऑब्जर्व कर सकते हो। इन ए सेल आप क्रोमोसोम का यदि ऑब्जर्व करोगे तो आप सेल डिवीजन के दौरान ही करोगे, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्लियर बात? तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं देन वो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होकर अलग अलग डॉटर सेल में चले जाते हैं। एक छोटी सी बात और चलो, कल हमने एक टॉपिक लिखा था और उसको छोड़ दिया था। डीएनए रेप्लिकेशन, ये इसी से लिंक करता है। ऐसा मान लो पिछले टॉपिक से रिलेट कर रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो ब्रीफ स्टोरी है वो तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानोगे कि हमारी सेल के अंदर जो डीएनए पड़ा रहता है वो कॉपी करता है, वो अपना जैसा दूसरा जो पार्ट है वो बना लेता है। और एक डीएनए यहाँ बन गया, यानी एक डीएनए से कॉपी होके दो डीएनए बन गए। एक डीएनए था उससे कॉपी होकर दो डीएनए बन गए। अब एक डीएनए जो है वो आपकी पेरेंटल सेल में ही रहेगा, वो आपकी पेरेंटल सेल में ही रहेगा, और एक डीएनए वो आपकी डॉटर सेल में चला जाएगा कॉपी होकर। ये बात समझ में आ गई? अब ये बात है कि ये डीएनए, सबसे बड़ी बात इसके टाइमिंग आप याद रखोगे। अगर आपको टाइमिंग याद नहीं है देन आप इनमें क्या कर दोगे, आप इनमें मिक्सअप कर दोगे और चीज़ समझ में नहीं आएगी। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा सेल डिवीजन से पहले होता है, ये याद रखो, बिफोर सेल डिवीजन। डीएनए रेप्लिकेशन इज अकर्ड बिफोर द सेल डिवीजन। पहले कॉपी होके तैयार हो जाता है, देन उसके बाद में सेल डिवीजन होता है। जैसे मेरे पास ये सेल है, इस सेल में मेरे पास ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में ये मेरे पास डीएनए पड़ा है। देन सबसे पहले क्या होगा, ये कॉपी होगा। कॉपी होने से ये सेल, ये न्यूक्लियस और ये डीएनए कॉपी होके तैयार हो गए यहाँ पे ड्यूअल में। अब कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी। देन एक डीएनए आपका अलग हो जाएगा और एक डीएनए आपका दूसरी सेल में चला जाएगा। यानी जितनी भी डॉटर सेल आपकी बनेगी उन सभी डॉटर सेल में
आपका रेप्लिकेट हुआ डीएनए कॉपी होकर जाता रहेगा। समझ में आ गई बात। अब एक बात और याद रखनी है, ये कॉपी होकर जाता है तो ये हाफ सेगमेंट नहीं होता है। कभी आप सोचते हो कि ये डीएनए है, इसका एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये एक ही जाता है, नहीं, ये कॉपी होकर पूरा डीएनए बन के चला जाता है। कॉपी होकर पूरा डीएनए बनकर चला जाता है। इतनी बात हो जाती है हमारी, क्लियर। अब सेल डिवीजन में वो चीज सेपरेट होगी, यानी मैंने क्या बताया, एक चीज का डबल करो देन उसको सेपरेट कर दो, एक चीज का डबल करो देन उसको सेपरेट कर दो, डबल करो सेपरेट कर दो। ठीक, आई बात समझ में। अब डीएनए जो है, डीएनए से ही आप जीन निकालोगे। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। और डीएनए जो होते हैं वो आपके लोकेटेड रहते हैं ऑन द क्रोमोसोम। किस पे प्रेजेंट रहते हैं। अब मैं ये कहूंगा मेरे को जीन की कॉपी करानी है, तो मैं अकेले जीन की कॉपी कैसे करवा सकता हूं। क्रोमोसोम की कॉपी होगी तब जीन की कॉपी अपने आप ही हो जाएगी। सेल इटसेल्फ अपने आप ही हो जाएगी। जब क्रोमोसोम कॉपी होता है तो ये जो डीएनए है, ये कॉपी रेप्लिकेशन तब होता है जब आपके क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन हो जाता है। क्रोमोसोम आपका डबल होता है, देन उस पर प्रेजेंट सारी चीजें डबल हो जाती हैं। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आई। अब मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था। मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था। क्या कहा था, फैक्टर, ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर। क्लियर बात, मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था। अब मैं इनको क्रोमोसोमल थ्योरी से रिलेट करता हूं, तो मैं एक्सट्रेट आपको ये बताता हूं, क्रोमोसोमल थ्योरी से रिलेट करता हूं। तो जीन कॉपी होता है ना, तो जीन तब जाके कॉपी होता है जब आपका क्रोमोसोम कॉपी होता है। कब कॉपी होता है, व्हेन क्रोमोसोम आर कॉपीड। क्रोमोसोम जब कॉपी होता है देन आपका जीन भी क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो ये एक दूसरे से रिलेट हुए, एक नहीं हुए, एक दूसरे रिलेटेड। इसलिए इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्लस क्रोमोसोमल थ्योरी। यानी क्रोमोसोमल थ्योरी आपको ये बताती है कि जीन जिसकी मेंडल ने बात की थी, जिसको फैक्टर कहा था, वो सीधा सीधा क्रोमोसोम के साथ रिलेट करता है। इतनी बातें सटन और बॉयरी ने समझा दी थी। क्लियर बात। देन उसके बाद में मॉर्गन का टाइम आया। मॉर्गन का टाइम आया और मॉर्गन जो थे, थॉमस हंट मॉर्गन, इनका पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन जो थे, इन्हें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कहा जाता, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, थॉमस हंट मॉर्गन। क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया था किस चीज को, इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किस बात को किया था, इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी बिल्कुल लागू होती है। इन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया था। अब इनका भी भाई अगर रिसर्च कर रहे हैं तो इनके पास कोई ऑर्गेनिज्म तो होगा ही ना। तो मेंडल ने एक्चुअल में प्लांट पर अपने रिसर्च की थी और इन्होंने फ्रूट फ्लाई पे की थी। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो फ्रूट फ्लाई में, ठीक है। फ्रूट फ्लाई, इसको आप, इसका जो आप जूलॉजिकल नेम है वो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर होता है, दे रखा आपको आगे, ठीक है। ये फ्रूट फ्लाई है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल का सिंबल भी डाल रखा है, ठीक है। अगर आप मेल की बात करो तो मेल ये है और फीमेल की बात करो तो फीमेल ये है। फीमेल बड़ी रहेगी और मेल छोटा रहेगा, ठीक। इतनी बात हमारी हो जाती है। अब हमें इनका मतलब समझना। देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया, ये जो बात है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, जो बात है इस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो बात है वो स्पर्मेटोगोनिया से ली जा रही है। यानी आपके स्पर्म वगैरह बन रहे हैं, ओवम वगैरह बन रहे हैं, उस बात से ली जा रही है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ये तो किस पे अध्ययन कर रहे थे, ये ऑर्गेनिज्म जो था, इन्होंने एनिमल्स लिया था,
तो इसी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इन्होंने एनिमल्स पे ही लागू करके देखा, ठीक है। तो यहां पर देखो क्रोमोजोम है, पेरेंटल क्रोमोजोम, मैटरनल क्रोमोजोम, पेरेंटल क्रोमोजोम, मैटरनल क्रोमोजोम, ठीक है। ये क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम, ये भी होमोलोगस क्रोमोजोम, यानी मैं अगर बोल लूँ ये 1 नंबर का क्रोमोजोम है और ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है, तो आप कितने तक जाओगे? 23 तक जाओगे। देन उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके कितने आ जाते हैं? 46 आ जाते हैं। तो 1 नंबर यानी नंबर 1 पर आपके जो क्रोमोजोम है वो किस में रहते हैं? ड्यूअल में रहेंगे, कॉपी में रहेंगे। एक क्रोमोजोम पहले से ही होमोलोगस के साथ रहता है, ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे ये क्रोमोजोम है, इसके साथ ये क्रोमोजोम है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। जब मियोसिस होता है तो मियोसिस आपको पता है 2 बार होता है, 2 सीक्वेंस में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है वो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग सेल में चले जाएंगे। तो आप जानते हो मियोसिस फर्स्ट में ये अभी 1 सेल है, अब इससे जो सेल बनी वो 2 हो गई। देन इसके बाद में मियोसिस सेकंड में 2 से 4 हो जाती हैं, यही पढ़ा आपने। मियोसिस सेकंड में क्या होता है? 2 से 4। देन उसके बाद में ये जो क्रोमोजोम होते हैं ये बीच में, इसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको? सेंट्रोमियर। इससे क्रोमोजोम बीच में से फट जाते हैं, फिर ये आधा क्रोमोजोम एक सेल में, आधा एक सेल में, ऐसे ये फट जाएगा, आधा एक सेल में, आधा एक सेल में, ऐसे एक सेल से 4 सेल बन जाती है। अब ये डिप्लॉयड कंडीशन में है, ये सारी एन कंडीशन में आ जाए। क्लियर? इतनी बात आपकी हो जाती है। अब यहाँ पर ये क्रोमोजोम है, ये भी क्रोमोजोम है, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको क्या कहता है कि ये सेपरेट होंगे, किस लिए? गैमिट्स बनाने के लिए। सेपरेट इनको क्यों होना पड़ता है? सेपरेट होंगे, गैमिट्स बनाएंगे, देन वापस से फ्यूज होंगे, देन अगली जनरेशन में वापस से गैमिट्स बनाएंगे, तो इनको सेपरेट होना है। तो ये सेपरेट हो गया, ठीक है, ये सेपरेट हो रहा है। क्लियर? और यहाँ से ये सेपरेट हो रहे हैं। अब ये हुआ यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया में, ये हुआ, ये पेरेंटल क्रोमोजोम दे रखे हैं, मैटरनल क्रोमोजोम दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हुआ कि ये जब सेपरेट होता है, क्रोमोजोम ए सेपरेट हुआ, ठीक है, इसके ऊपर जीन ए प्रेजेंट है। कौन सा जीन प्रेजेंट है? ए। कौन सा जीन प्रेजेंट है? जीन ए प्रेजेंट है इसके ऊपर, ये सेपरेट हो गया, ठीक है। अब इसके पास चॉइस है गैमेट्स बनाने की। क्या? ये इसके साथ भी आ सकता है और इसके साथ भी आ सकता है। इसके पास चॉइस क्या है? ये देखो, मैंने इनको ऐसे करके दिखा दिया और इन्होंने इसको ऐसे दिखाया। समझ में आ रही बात? इनको जोड़ लो आप, वही बात है, ड्यूअल में यही कंडीशन आ रही है। तो समझे आप क्या कहा मैंने? ड्यूअल में वही कंडीशन आ रही है। इन्होंने डायरेक्ट खोल के दिखा दिए, इनको सिंगल सिंगल दिखा रखे हैं हाफ हाफ, मैंने इनको ऐसे फ्यूज करके दिखाया। तो मैंने यहाँ पे 2 ही बनाए, इन्होंने कितने बना रखे हैं? 4 बना रखे हैं। तो फ्यूज कर दो आप वापस से, ठीक। तो ये जब आ रहा है सेपरेट होकर गैमेट्स बनाने के लिए, ये यहाँ आ गया, देन इसके पास चॉइस है, ये इसके साथ भी आ सकता है और इसके साथ भी आ सकता है। पहले केस में ये इसके साथ आ जाता है, इस बी जीन के साथ, दूसरे केस में ये स्मॉल बी जीन के साथ, ठीक है। जब ये सेपरेट होता है तो इसके पास भी चॉइस है, ये इसके साथ भी आ सकता है और इसके साथ भी आ सकता है, चॉइस है। यही आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, फ्री रूप से। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको ये कहता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो एक गैमेट्स की इनहेरिटेंस का दूसरे गैमेट्स की प्रेजेंटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे येलो है, येलो किसके साथ आ गया? येलो की अगर हम बात करें तो रिंकल के साथ भी आ गया और येलो राउंड के साथ भी आ गया, दोनों के साथ आ सकता है। येलो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा, आ रहा ना। तो मेंडल ने ये कहा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब मेरा ये है कहना कि यहाँ पर कोई मिक्सअप चीज़ नहीं आ रही। येलो यदि राउंड के साथ आ रहा है देन वो आपस में मिक्स ना होकर कोई नई चीज़ नहीं बनी। येलो राउंड के साथ आके ऐसा कैसा F2PD में शो हो जाता है।
यदि येलो जो कलर है यदि वो रिंकल साइज के साथ आ रहा तो वो अलग से शो हो गया। तो इनके पास चॉइस है, इनके पास चॉइस है। रीजन क्या है इस चॉइस का? क्योंकि एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन प्रेजेंट है। अब इस क्रोमोसोम को आप कहीं पर भी ले जाओ, ये अपनी पहचान ही बताएगा। अब इसके साथ चाहिए आप ये जोड़ो चाहे ये जोड़ो। जैसे मान लो ये येलो है और ये रिंकल्ड है और ये मान लो ग्रीन है, ये मान लो राउंड है। तो ये येलो एक बार किसके साथ आ सकता है? रिंकल्ड के साथ भी आ सकता है, और ये येलो एक बार किसके साथ आ सकता है? राउंड के साथ भी आ सकता है। तो इसके पास चॉइस होगी। समझ में आई बात? समझ में आई? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको क्या कहता है कि एक करेक्टर की इनहेरिटेंस का दूसरे करेक्टर की प्रेजेंटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एक करेक्टर आ रहा है तो वो एक दूसरे करेक्टर के साथ भी आ सकता है, वो अगले करेक्टर के भी साथ आ सकता है, लेकिन आपस में मिक्सअप नहीं होंगे, ब्लेंडिंग टाइप कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये था मेंडल का रूल, असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। और मेंडल ने कहा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस आप कहीं पर भी करवा लो, कहीं पर भी करवा लो, आपका रूल यही रहेगा, इससे चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर? लेकिन जब मॉर्गन आया, थॉमस हंट मॉर्गन आया, देन उसने ये बताया कि क्रॉसिंग ओवर जैसी भी चीज़ होती है सेल डिवीजन में, और क्रॉसिंग ओवर होता है देन ब्लेंडिंग होने का चांस रहता है, चीज़ें ब्लेंडिंग हो सकती है। अभी के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आई? ये क्या समझा रहा है भाई? मेरे पास ये जो क्रोमोजोम है, मैंने आप इन पे क्रोमोजोम के ऊपर आप जीन दे दो, ये येलो जीन हो गया, ठीक है, और ये कौन सा हो गया, ये इसको ग्रीन दे दो आप, इसको ग्रीन दे दो आप, ठीक है। तो येलो जो है ना, येलो कलर, इन दोनों में से किसी भी शेप के साथ आ सकता है, रिंकल शेप के साथ भी आ सकता है और राउंड शेप की। ऐसे ही जब ये गैमेट्स बनाएगा, सेपरेट होगा, तो ये इसके साथ भी आ सकता है और इसके साथ भी। इस प्रकार से हम देखेंगे तो हमारे गैमेट्स ज़्यादा बनेंगे। कितने बनने चाहिए? वैसे तो 2 ही बनने चाहिए थॉमस हंट मॉर्गन के अकॉर्डिंग तो, लेकिन यहाँ पे कितने बने? 4। किसके अकॉर्डिंग? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको ये कहता है कि आपकी F2 जनरेशन जो है उसमें एक करेक्टर की जो इनहेरिटेंस आई उसके साथ दूसरा करेक्टर है, उन दोनों का आपस में कोई भी एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा, ना ब्लेंडिंग टाइप कुछ भी होगा। ये करेक्टर छुटकर अलग भी जा सकता है और दूसरे करेक्टर के भी साथ आ सकता है। यानी येलो अगर रिंकल के साथ आता है तो भी येलो ही रहेगा, और येलो यदि राउंड के साथ आता है तो भी येलो ही रहेगा। ऐसा नहीं दोनों मिक्सअप होके कोई नई चीज़ बना रहे हैं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला था, ठीक है। वेरिएशन नहीं आ रही यहाँ पे कुछ, आप क्या कहोगे? वेरिएशन नहीं है। लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन ने ये बताया था कि क्रॉसिंग ओवर जैसी भी चीज़ें होती हैं। क्रॉसिंग ओवर आपको पता है पेकाइटिन अवस्था में होती है, पेकाइटिन फेज होती है ना मियोसिस की, फर्स्ट की। ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, इसमें जीन की कई वेरिएशन दिखा रखी है। आप एक ले लो चाहे नीचे का कोई भी। ये क्रोमोजोम जब अलग अलग डॉटर सेल में जाने के लिए जब जा रहे हैं, गैमेट्स बना रहे हैं, देन उस टाइम पर ये क्या कर लेते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में देखो, इसने अपना सिस्टर क्रोमेटिड्स इस सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ टच कर दिया। देन जैसे ये टच करते हैं तो यहाँ का जो फ्रेगमेंट टूटकर इसके साथ जुड़ जाता है और इसका फ्रेगमेंट टूटकर इसके साथ जुड़ जाता है। तो जब फ्रेगमेंट टूटते हैं तो फ्रेगमेंट पे यदि जीन प्रेजेंट हैं तो वो भी चले जाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे नीचे के केस में, तो देखो ये यहाँ पर पहले ब्लू कलर का था, ये फ्रेगमेंट यहाँ से टूटकर यहाँ चला गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया। देन ये जो सी है, स्मॉल सी, इधर आ गया, और ये जो कैपिटल सी है वो इधर चला गया। आप क्या समझ रहे हो? क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रोमोजोम के फ्रेगमेंट टूटते हैं, देन उस टाइम पर जीन भी तो रिप्लेस हो सकते हैं। अब जीन रिप्लेस हो गए, अब कह सकते हैं कि ये क्रोमोजोम जो है वो ज़रूरी नहीं येलो कलर ही दे, क्योंकि इसमें मिक्सअप हो गया। अब हो सकता है ये लाइट येलो या डार्क येलो दे दे, और ये ज़रूरी नहीं कि रिंकल शेप ही दे,
हो सकता है रिंकल के साथ थोड़ी सी गोल टाइप दे दे, आधा रिंकल दे दे, आधा गोल टाइप राउंड टाइप दे दे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो चीज़ है, अब ये क्रॉसिंग ओवर की हम आगे बात करें तो क्वेश्चन है क्या क्रॉसिंग ओवर डेफिनेट होता है क्या सेल डिवीजन में? ज़रूरी नहीं, हो भी जाए नहीं भी हो। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्रॉसिंग ओवर डेफिनेट होगा। क्रॉसिंग ओवर डेफिनेट होने के बाद क्वेश्चन वापस से सुनो, थोड़ा सा मिसिंग हो गया। क्रॉसिंग ओवर तो डेफिनेट होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जीन रिप्लेस हो जाए, जीन रिप्लेस हो जाए। अब देखो, ये मेरे पास एक क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम मेरे पास ये है, इस पे जीन है, ये जीन, इस पे जीन है, ये दो जीन, देन क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो मे भी पॉसिबल है कि हो जाए, ठीक है। लेकिन एक चांस मैं ये बनाता हूं, इनको नाम दे देता हूं ए बी, स्मॉल ए बी, ए बी स्मॉल ए बी। ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। कौन से केस में जीन जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं? इस वाले में होंगे या इस वाले में हो सकते हैं ज़्यादा? नीचे वाला। रीजन क्या पकड़ा आपने? आपने क्या रीजन पकड़ा कि सर जो डिस्टेंस बिटवीन जीन वो क्या है, ज़्यादा है। अगर जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है देन क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीन का दूसरे सेगमेंट पे जाना डेफिनेट हो जाता है। लेकिन यदि ये दोनों पास पास हैं, तो अब देखो ये दोनों पास पास है, तो ये यहीं से टूट गया और ये यहीं से टूट गया, तो ये इस पे आ गया और ये इस पे आ गया, जीन वेरिएशन नहीं हो रहा, सेगमेंट वेरिएशन हो गया। ये पूरा जीन इसके पास आ जाएगा, ये पूरा जीन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। देन मैं ये कह रहा हूं कि येलो और राउंड, क्या कह रहा हूं, फिर मैं राउंड और येलो कह दूंगा। ब्लेंडिंग कहाँ हुआ? आपने सेगमेंट तोड़ के यहाँ लगा दिया, ये सेगमेंट तोड़ के यहाँ लगा दिया, जीन का ही तो फर्क पड़ता है। अरे क्रोमोसोम पर किसका इफेक्ट पड़ता है? जीन का ही। अगर मैं ये लगा दूं तो ये इसके पास जितने पूरे करेक्टर थे वो इसके पास आ गए, इसके पूरे करेक्टर थे वो इसके पास चले गए। तो अगर डिस्टेंस जो होती है बिटवीन जीन वो यदि लेस है, कम है, देन आपकी क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो क्रॉसिंग ओवर तो होगी, वो आपकी जो क्रॉसिंग ओवर है वो डाउन हो जाएगी, एक तरीके से मानो क्रॉसिंग ओवर डाउन हो जाएगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपकी क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगी। क्लियर बात? अब ये दोनों जीन पास पास है, इन दोनों जीनों को आप क्या कहोगे? जब जो दो जीन पास पास है, इस कंडीशन को आप क्या कह सकते हो? लिंक्ड जीन। क्या कहोगे? लिंक्ड जीन, ठीक है। लिंक्ड जीन जो थ्योरी बताता है वो लिंकेज की थ्योरी बताता है। यदि एक क्रोमोसोम पर जीन पास पास हैं तो इस घटना को आप, इस फिनोमिना को आप क्या कहोगे? लिंकेज। क्या कहोगे? लिंकेज। अब मॉर्गन ने ये बात की थी कि लिंकेज होता है, लिंकेज होता है, लिंकेज जैसी चीज़ होती है। अब लिंकेज में यदि जीन के मध्य डिस्टेंस यानी बीच ज़्यादा है तो आपके पास ब्लेंडिंग टाइप से नए करेक्टर शो हो जाएंगे। अगर डिस्टेंस कम है, लिंकेज का भी इफेक्ट पड़ता है। लिंकेज कितनी है, बहुत ज़्यादा लिंकेज है या बहुत कम लिंकेज है? बहुत ज़्यादा लिंकेज है देन क्रॉसिंग ओवर हो जाए कोई मतलब नहीं निकलता, और लिंकेज थोड़ी कम है देन चांस बन जाता है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग हो सकती है, ठीक है। तो मेंडल ने कहा ये चीज़, वो मॉर्गन ने कहा ये चीज़ कहाँ जाएगी? आपने इसको तो बताया ही नहीं। मेंडल के लिए कहता है ये चीज़ कहाँ जाएगी, ठीक है। फिर इस पर काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर लिंक्ड जीन है तो वेरिएशन कितनी आएगी? वेरिएशन कितनी आ सकती है? क्या 100% आ सकती है, या 50% आ सकती है, 40% आ सकती है, 30% आ सकती है? कितनी आ सकती है आपके अनुमान? कितनी? 5% से भी कम ब्लेंडिंग आती है, लेकिन पता चल जाता है कि ब्लेंडिंग हो चुकी है, इसका मतलब सीधा सीधा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल होता है। क्योंकि अगर 5% से भी कम, अगर लिंकेज वो 5% से भी कम यदि ब्लेंडिंग आ रही है, जिसको आप क्या कहोगे? जिसको आप रिकॉम्बिनेंट कहोगे। क्या कहोगे? रिकॉम्बिनेंट चीज़।
रिकॉम्बिनेंट अगर हो रहा है, देन पेरेंट्स का जो मेरे पास रेशियो आया वो 95%, लेकिन मेरे पास जो नई चीज़ आई वो 5% आ गई, और पेरेंट्स का जो रेशियो आया वो 95% आया, और नई जो न्यू आई वो 5% रेशियो मेरे पास आ गया। देन मैं ये कह सकता हूँ कि मेंडल का यदि रूल लागू है यहाँ पे, तो ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए, पूरा का पूरा रेशियो पेरेंट्स वाला ही होना चाहिए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू हो जाए लेकिन रेशियो रहेगा उसी का ही। लेकिन मॉर्गन के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसको लिंकेज ऐसी चीज़ों का पता लग गया था और उसने बताया कि लिंकेज यहाँ पर होता है। देन आगे देखें आप, देखो ये मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर है, ठीक है। उसमें 2 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं आपके लिए। एक एक्सपेरिमेंट तो आपका विंग साइज का है और एक एक्सपेरिमेंट आपका आई कलर का है, ठीक है। आप किसी एक को समझ लो, ज़्यादातर केस में इसको ही समझाया जाता है और ये पूछा जाता है, आप इसको देख लो, इसको अच्छे से समझ लो। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है पूरा, क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। उससे पहले थोड़ी सी बात और करते हैं, मैं एकदम से आगे आ गया, कि जो मॉर्गन है उसने फ्रूट फ्लाई का चुनाव क्यों किया, उसने सिलेक्शन क्यों किया फ्रूट फ्लाई का, तो उसके भी रीज़न थे। क्या था कि भाई अगर इनकी लाइफ साइकिल देखें तो शॉर्ट होती है, 15 डेज की होती है तकरीबन इनकी लाइफ साइकिल, यानी पी प्लांट से भी शॉर्ट होती है, ठीक है। इनका जो कल्टीवेशन है, जो फ्रूट फ्लाई का जो कल्टीवेशन है वो लैब के अंदर इजीली करवाया जा सकता है। कल्टीवेशन यानी इनकी ग्रोथ आसानी से करवाई जा सकती है, इनको बहुत ज़्यादा कोई बड़ा सोर्स नहीं देना पड़ता है खाने के लिए कि ये दिए, तो इनका इजीली कल्टीवेशन हो सकता है। कल्टीवेशन बोल दो या आप ग्रोथ बोल दो, ठीक है। तीसरी बात, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो आसानी से हो सकता है, और एक बार जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो लार्ज अमाउंट में ऑफस्प्रिंग जनरेट होती हैं, लार्ज अमाउंट में ऑफस्प्रिंग जनरेट होती हैं। ये बात भी इसने बोली थी, ये भी इसका डीमॉर्फिज्म होता है इसमें, डीमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ द्विरूपता। अब मेल और फीमेल के करेक्टर आसानी से पहचाने जा सकते हैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप से ही देखने पे, कि उसके पंख कैसे दिख रहे हैं, उनके पीठ का कलर कैसा है, उसके आगे के जो टेंटिकल्स हैं वो कैसे हैं, इसको डीमॉर्फिज्म कहते हैं। ऐसा नहीं कि दिक्कत हो रही है कि दोनों सेम से ही लग रहे हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में डीमॉर्फिज्म होता है ना, मेल और फीमेल की आसानी से पहचान हो जाती है, वैसे इसमें भी मेल और फीमेल की आसानी से पहचान हो जाती है, डीमॉर्फिज्म इनमें पाया जाता है। लार्ज अमाउंट में ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं, और एक वर्ष भर यानी पूरे ईयर इनमें भी कॉन्ट्रास्टिंग जो करेक्टर थे वो पी प्लांट से कई ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर की बात हो गई, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर की बात हो गई, रिप्रोडक्शन जो होता है उससे लार्ज अमाउंट इसमें ऑफस्प्रिंग बनती है, कल्टीवेशन इसका आसानी से करवाया जाता है, लाइफ साइकिल इसकी शॉर्ट होती है, डीमॉर्फिज्म इसमें अच्छे से पाया जाता है, और एक और कि एक बार इनमें कोइटस होता है, वो एक और कि इनमें पूरे ईयर आराम से मैथुन करवाया जा सकता है, कोई सीजन नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो 4 पेयर में पाए जाते हैं, 4 पेयर क्रोमोसोम होते हैं इनमें, क्लियर। और इनके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX और XY होते हैं अपने जैसे। फीमेल में कौन से होंगे? XX और मेल में XY, ठीक है। एक और बात, इनका जो Y क्रोमोसोम होता है वो J आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? J आकार का होता है। एक और बात, यहाँ पर मॉर्गन ने
जो डिस्कस किया था इनके क्रोमोसोम के ऊपर जीन का, तो उन्होंने बताया था कि वो डिस्कस सिर्फ और सिर्फ किस पे कर रहा था, इनकी सोमेटिक सेल पे डिस्कस नहीं कर रहा था, वो इनकी जर्मिनल सेल पे डिस्कस कर रहा था। और इन्होंने ये बताया कि इनके एक्स क्रोमोसोम पर ही जीन है वो प्रेजेंट हैं, जे क्रोमोसोम पर कोई, यानी वाई क्रोमोसोम पर कोई जीन नहीं होता। तो आपको पूरी प्रैक्टिकल में कहीं पर भी इस पर कोई भी जीन नहीं मतलब प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं एक बार वापस से बताता हूँ, मॉर्गन ने सिलेक्शन क्यों किया था, लाइफ साइकिल शॉर्ट थी 15 डेज, ये डीमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या होता है डीमॉर्फिज्म? मतलब क्लियर उसकी मेल और फीमेल की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियर में हो जाता है। रिप्रोडक्शन एक बार करवाते हैं तो लार्ज अमाउंट में ऑफस्प्रिंग जनरेट होती है। कल्टीवेशन इसका इजीली करवा सकते हैं। देन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं, वो भी इसमें ज़्यादा थे। और एक और बताया था मैंने क्या, कि पूरे ईयर इनमें कोइटस प्रोसेस हो सकती है। देन ये बात और जोड़ोगे आप, आपसे पूछ ले कि कितने इसमें क्रोमोसोम होते हैं, 4 पेयर में होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम लास्ट वाला ही होता है, वो XX और XY होता है। फीमेल में कौन सा होता है, और मेल में XY। इनका जो Y क्रोमोसोम है वो जे सेप्ट का होता है। एक और बात, मॉर्गन ने ये कहा था कि जितने भी जो जीन का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जितने भी जीन प्रेजेंट है वो सिर्फ X क्रोमोसोम पर हैं, इस पर नहीं है। तो उसने इसको दिखाया ही नहीं, शो ही नहीं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। देन उसका प्रैक्टिकल था, ये उसका प्रैक्टिकल था। अब उसने क्या कलर लिया, देखो इन्होंने आप आई वाला देख लो, इधर वाला वो विंग वाला है, इसको कर लेना, फिर उसको घर जाके कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहां अगर आप देखोगे तो इसमें आई कलर रेड, बॉडी ब्राउन, ये दोनों चीजें डोमिनेंट है, ठीक है। और येलो और वाइट जो चीजें हैं वो रेसेसिव हैं। समझ में आ रही है बात? डोमिनेंट जीन को उसने प्लस सिंबल लगा के रिप्रेजेंट किया था, और रेसेसिव को उसने प्लस नहीं लगा। इस वाले को नहीं देखना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वाले को नहीं देखना आपको, ऊपर वाला ही देखो। डोमिनेंट को उसने प्लस लगा के दिखाया था, और रेसेसिव को उसने कुछ नहीं लगाया, ऐसा कोई नहीं, माइनस लगा देगा। अब आपको याद हो जाना चाहिए, ब्राउन बॉडी के लिए किस से रिप्रेजेंट करोगे आप, Y प्लस से। येलो बॉडी के लिए आप किस से रिप्रेजेंट करोगे, Y से, ठीक है। और रेड, फिर हम बात करते हैं रेड की, सॉरी ये, हाँ ठीक है, रेड की देखो, ये तो आई कलर है, मैं कंफ्यूज है, ये आई कलर है, रेड आई और ब्राउन बॉडी, क्या बोलोगे, रेड आई और ब्राउन बॉडी, ये थे मेल उसके पास स्टार्ट में, ठीक है। और यहां पर देखा तो व्हाइट आई और येलो बॉडी, यानी उसकी बॉडी थी येलो और आंखें कैसे थी उसकी, व्हाइट। ये उसने स्टार्ट में फीमेल ली थी, और इन्हीं को उन्होंने रेसेसिव कहा था, और इनको डोमिनेंट। अब आपको ये कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा इस टेबल में, ब्राउन और रेड, आपको वाइल्ड टाइप देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, तो जैसे ही वाइल्ड टाइप की अगर बात आए तो आप याद रखना कि ब्राउन बॉडी है, रेड आई है, और इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी उन्होंने मेल को क्या कहा था, डोमिनेंट चीज को क्या कहा था, वाइल्ड टाइप, क्या कहा था। अब देन वहां पे आ जाओ, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चे इसको रट लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक छोड़ता नहीं हूँ, इसको समझाता हूँ पूरे को। यहाँ पे क्रॉस करवा रखा है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है, क्योंकि उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस का ही लिया था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कौन सा क्रॉस था, डाई हाइब्रिड। तो स्टार्ट में देखो येलो और वाइट, और येलो और वाइट की अगर हम बात करें, देखो मेल की सीधी सी पहचान उसमें जे जैसा आपको वो दिखेगा। मेल की क्या पहचान रहेगी, जे शेप आपको क्रोमोसोम दिखेगा, जहां पे भी दिखे वो मेल ही है। इधर उसने फीमेल ली, वो फीमेल जो थी वो रेसेसिव थी सारी, ये उसके एक्स क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम दिखा रखे हैं, ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम। बात समझ में आई आप, ठीक है।
और दोनों पे उस पे जो जीन प्रेजेंट है वो रेसेसिव जीन है। देन यहाँ पे देखो इस पे कोई जीन ही नहीं था तो इस पे दिखाना ही नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो जो मेल का जो एक्स क्रोमोजोम था उस पर जीन प्रेजेंट थे Y+ एंड W+। ठीक है, अब वो दो दो क्यों ले रहा था? क्योंकि उसने बताया था कि एक क्रोमोजोम पर एक से ज़्यादा जीन भी प्रेजेंट रह सकते हैं। ये बात आ गई, इसको वाइल्ड टाइप लिख दिया। देन इनमें क्रॉस करवा दो, आप इनमें क्रॉस करवा दो। क्रॉस कैसे करवाओगे भाई? पहले आप फीमेल बना लो फिर मेल बना लो। फीमेल अगर आप बनाते हो तो देखो इसको इससे क्रॉस करवा रखा है भाई, पहले आपने इसको इससे क्रॉस करवा दिया, ठीक है, और फिर इसको इससे क्रॉस करवा दो 2 बार, तो हो गया। इसको इससे क्रॉस करवाते हैं तो यही चीज़ आती है YW और नीचे Y+W+। ठीक है, अब Y+ और स्मॉल y दोनों साथ रहते हैं तो डोमिनेंट कौन सा कहलाता है? यही कहलाएगा, जो प्रभावी है वही कहलाएगा। इसलिए इसने वापस से इसको वाइल्ड टाइप लिख दिया। अब वो जो फीमेल थी वो वाइल्ड टाइप हो गई, अभी तक तो मेल वाइल्ड टाइप था, अब कौन वाइल्ड टाइप हो गई? फीमेल। अच्छा, अगर आप इससे करवाते हो और इससे करवाओगे तो भी वही चीज आएगी। इसको इससे क्रॉस करवाओ, क्या आएगा? YW Y+W+। अब इसको इससे करवाओ, क्या आएगा? वही आएगा। इसलिए इसने 2 बार नहीं लिखा, 1 बार ही लिख दिया इसने समझाने के लिए। अब आप क्या कराओगे? आप मेल बना लो तो एक बार इसको इससे क्रॉस करवा लो, एक बार इसको, तो ये दोनों ही चीज़ें सेम बनेगी। तो उसने वापस से 1 बार ले लिया। तो जब इसको इससे क्रॉस करवाते हैं तो क्या आया? ये इस पर कोई आपके जीन नहीं है और ये आ गया आपका YW। ठीक है, ये उसके पास F1 जनरेशन आ जाती है। ठीक है, फिर वो निकालता है F2 जनरेशन। फिर वो क्या निकालता है? F2 जनरेशन। ठीक है, तो F2 जनरेशन को हम यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पे आ जाओ आप, ये उसकी F1 जनरेशन आ गई। अब F1 जनरेशन से ये पूरी F2 जनरेशन बनाता है। ठीक है, तो देखो वाइल्ड टाइप की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पर भाई आप इसको इससे क्रॉस करवा लो। ठीक है, इसको इससे क्रॉस करवाया, आपका ये आ गया। देन इसको इससे क्रॉस करवा लो तो आपका ये आ गया। एक बार इससे क्रॉस करवा लो, एक बार इससे क्रॉस करवा लो, हो गया आपका ये। ठीक है, अब आप फीमेल बनाओ। ठीक है, फीमेल अगर बनाई जा रही है तो इसको इससे क्रॉस करवाया जा रहा है और इसको इससे क्रॉस करवाया जा रहा है। देखो मेल बनाओगे तो इस मेल वाले को दोनों से क्रॉस करवा लो, फीमेल बना रहे हो तो इसको इससे क्रॉस करवा लो, इसको इससे। तो जब इसको इससे क्रॉस करवाते हैं तो देखो नीचे दे रखा होगा, कहाँ दे रखा है? ये वाला है ना, Y+W+ और YW। अब ये हो गया, एक ये हो गया। अब YW का देखो कहाँ आ रहा है? YW का ये आ रहा, YW और YW। ये जो चीज थी यही हो रही है इसे। तो वापस से देखो, इसको इससे क्रॉस करवाओ और इसको इससे क्रॉस करवाओ, आपके ये आ जाते हैं। इसको इससे क्रॉस करवाओ और इसको इससे क्रॉस करवाओ तो आपके ये आ जाते हैं। ये क्या आ गया? यहां तक क्रॉस तो समझेंगे आप, कौन सा किससे करवा रहे हैं? स्टार्ट का समझे? 2 क्यों नहीं लिखे यहाँ पे? क्योंकि सेम ही आ रहा था इसलिए। अब आप इसको इससे पहले आप क्या बना रहे हो? यहाँ पे ये मेल बना के दिखा रहा है तो आप मेल बना लो, इसको इससे क्रॉस करवाओ और इसको इससे क्रॉस करवाओ, देन ये आपका रेशियो आ जाता है। फिर इसको इससे क्रॉस करवाओ और इसको इससे करवाओ, देन ये आ जाता है। फिर ये कैसे आ गया? आप ये क्या बता रहा है? और इस पे लिख भी रखा है, ये पेरेंटल आ गया, रिकॉम्बिनेंट टाइप आ गया। जीन देखो, ये बात आपको ये समझाई जा रही है कि उसने ये कहा था कि क्रॉसिंग ओवर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देन यहाँ पर जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो गई इनके बीच में। तो देखो अगर मैं ये Y+W+ लेता हूँ, देन मैं इनके बीच क्रॉसिंग ओवर करवा देता हूँ, तो Y+W और YW+, ये होता आपका हो गया। फिर आपके पास यहाँ पे क्या है? YW, यही है। मैंने तो क्रॉसिंग ओवर इनमें दिखाई, इनमें क्यों हो रही क्रॉसिंग ओवर? सर इसमें क्यों नहीं हुई? अरे
जो वाई क्रोमोसोम इस पर कुछ है ही नहीं, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ से करेगा वो। तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गई, ये आपका ऐसा कैसा आ गया। अब आप इसको इससे क्रॉस करवाओ और इसको इससे क्रॉस करवाओ, इसको इससे क्रॉस करवाया तो क्या आया, y प्लस डब्लू वाई डब्लू। कहीं आ रहा है क्या आपका ऐसा, y प्लस डब्लू वाई डब्लू आ गया आपका, आया रिजल्ट, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आ गया, आई बात समझ में। अब आपने इसको इससे क्रॉस करवा लिया, एक बार इसको इससे क्रॉस कराओ और एक बार इसको इससे क्रॉस कराओ, दोनों आ जाएंगे। एक बार तो ये इसके साथ आ जाएगा, एक बार ये इसके साथ आ जाएगा। अब इसको इससे क्रॉस करवा दो और इसको इससे क्रॉस करवा दो, तो y प्लस डब्लू और वाई डब्लू। तो इसने कहा था कि अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये रेशियो आ सकता है, और ये रेशियो कोई ज़्यादा नहीं होता, 1.3% रिकॉम्बिनेंट रेशियो है। तो फिर उन्होंने लास्ट में जो रेशियो निकाला था वो 9:3:3:1 रेशियो से बिल्कुल डिफरेंट आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू ही नहीं हुआ, यहाँ पे तो क्रॉसिंग ओवर हो गई। अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो ब्लेंडिंग टाइप से कोई नई चीज़ बन जाती है। इस प्रकार से मॉर्गन ने कंप्लीटली उसकी बात को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये बताया था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी लागू होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा लागू हो। अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई तो ये रिजल्ट आ सकता है। अब ज़रूरी नहीं क्रॉसिंग ओवर होई, अगर नहीं होती तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर होती है तो आपके साथ में 1.3 रेशो का एक रिजल्ट और आता है। तो मैंने आपको बताया अगर नई चीज़ बनती है तो 95% जो आपकी पेरेंटल होती है वो कितनी होती है, 95, और देन 5% से कम आपकी ब्लेंडिंग चीज़ें आ सकती हैं, जिसको आप क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलोगे? ऐसा ये विंग साइज बड़ा रहेगा, ठीक है। ये है आपकी मॉर्गन की थ्योरी, और इस मॉर्गन की थ्योरी पे आप घर जाके विचार करना। ये बड़ा ही टफ टॉपिक था, इसको डिस्कस करना अच्छे से, और जो बातें नहीं समझ में आई वो वापस से पूछ लेना। मैं क्लास को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।